Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good and you have enjoyed your vacations. Dear students, today we will start the remaining topics of chapter number 5. Where does our food come from? Hope you have learned all the previous topics of chapter number 5 and all the previous syllabus of previous terms. So it would be more clear to you if you have the previous concepts. So chapter number 5, where does our food come from? Our today's topic is creating perfect condition for plant growth. ओके तो इससे पहले आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो प्लांट की ग्रोथ के बारे में थे. अब उसकी एप्लीकेशन है कि हम क्या चीज़ें ऐसी अप्लाई करें कि हम प्लांट की ग्रोथ को जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह के अलावा और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस कर सकें. जो आपने पीछे भी पढ़ी थी कि आप डिफरेंट पेस्ट को किल कर सकते हैं डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, ये आपने डिटेल से पढ़े थे. ठीक है, अब इसके अलावा हम और कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस दे सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर सके. So after the lesson you will be able to explain the polytunnels and greenhouse for creating perfect condition for plant growth. This is the very simple topic today. छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह उसने प्लांट की ग्रोथ को, क्रॉप को कैसे बचाया हुआ है, किन किन चीज़ों से वो बच जाती है क्रॉप इन चीज़ों को यूज़ करके. सबसे पहले पता होना चाहिए आपको what are the perfect conditions for plant growth और what are the conditions needed for the healthy plant growth. हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. सो बेटा देर आर 5 different things which are needed for the plant growth. यह आपका सेल्फ असेसमेंट का या टेस्ट योर सेल्फ का भी एक क्वेश्चन है कि what are the conditions needed for the plant growth. तो ये वो 5 conditions हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं. पहली कंडीशन है लाइट, देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सूटेबल टेम्परेचर. अब आपको ये चीज़ लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं, आपको देखते ही पता चल गया है कि ये चीज़ें तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होती हैं. तो ऑब्वियसली प्लांट ग्रो तभी करेगा जब प्लांट की प्रॉपर फूड प्रिपेयर हो रही होगी, जिसकी वजह से प्लांट की रूट्स, स्टेम्स, लीव्स हर चीज़ ग्रो कर रही होगी. तो लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज दीज आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ. मिनरल्स, हम मिनरल्स सॉइल के जो मिनरल्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर रूट्स के ज़रिए प्लांट को जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ में उसको इफ़ेक्ट करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस करेंगे. वो मिनरल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. वो जिस तरह आपने फर्टिलाइज़र्स पढ़े थे वो भी मिनरल्स दे रहे थे. इसी तरह जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स थे, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स थे, वो सब जो हैं वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे थे प्लांट की ग्रोथ के लिए. इसी तरह सूटेबल टेम्परेचर, कि हर क्रॉप को जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. कुछ के लिए कुछ फूड क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर में सरवाइव कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हॉट क्लाइमेट में भी सरवाइव कर जाते हैं, और कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं. लेकिन हर क्रॉप ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि मॉडरेट रेंज का टेम्परेचर है, जो कि उसकी तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल कर सके. ठीक है, तो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स विच आर यूज फॉर द हेल्दी प्लांट ग्रोथ. अब कौन सी प्लांट ग्रोथ के साथ साथ कुछ ऐसे नेचुरल क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं जो कि उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं प्लांट की ग्रोथ को. प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है और जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो जाता है तो फसलें तबाह हो जाती हैं. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, दोनों सूरतों में फसलें तबाह हो जाती हैं. तो कौन से ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं? ड्राउट, कहत साली, बारिश नहीं होती, खुश्क साली, बारिश नहीं होती, ड्राइनेस होती है हर तरफ, वो प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है. खुश्क साली.
फ्लड, सैलाब आ जाते हैं, जब टू मच वाटर इट एक्सप्लॉइट्स क्रॉप प्रोडक्शन, ऑब्वियसली हर चीज़ को तबाह कर देगा। फ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, हर जगह बर्फ़ जमी हुई होगी, वो भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा। हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, तपिश होगी, बहुत गर्म वेव्स चल रही होंगी, हीट वेव्स चल रही होंगी, वो भी प्लांट को जला के रख देंगी, प्लांट की ग्रोथ को बैडली इफेक्ट करेंगी। तो दीज आर ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, क्लाइमेटिक चेंजेस विच ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस विच बैडली इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट all these effects, to make plant healthy, to have a good production, so we will use different applications. For example, one is polytunnel and second one is greenhouse. तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, polytunnels और greenhouse। दोनों का काम प्रोटेक्शन है, दोनों प्रोटेक्ट करेंगे इसको उन क्लाइमेटिक चेंजेस से भी और उन तमाम जो है साइड इफ़ेक्ट से भी जो कि प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो पोलीटनल पॉलीथीन शीट्स से मिलकर बना होता है। पॉलीथीन शीट, ये वही जो शॉपिंग बैग इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीथीन शीट। सिंपल, इट इज़ अ चीपर शीट, सस्ती शीट। ये मेटल का एक फ्रेम बनाया जाता है और उस मेटल के फ्रेम के ऊपर पॉलीथीन शीट को इस तरह स्प्रेड कर दिया जाता है, तो हम इसको पोलीटनल्स कहते हैं। ये ग्रीन हाउसेस से चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें कि ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, और ये हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लार्जर एरियाज़ में फैला सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे यूज़ हो सकते हैं। तो ये पोलीटनल आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसने उसको प्लांट्स को कवर कर दिया, उसने पॉलीथीन शीट से फ्रेम बना के मेटल का, उसके ऊपर उसने स्ट्रेच करके उसको स्प्रेड कर दिया और वो उसको अब हर नेसेसरी कंडीशन तो उसको अवेलेबल है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए थी। लाइट भी आएगी, उसको वाटर भी मिलेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। ईच एंड एवरी नेसेसरी कंडीशन इज़ अवेलेबल हेयर। It protects the crop from the different pest or different chemicals which can waste the product, waste our product. So polytunnel की एक एग्जांपल यहाँ पे शो की गई है। The use of polytunnels has enabled farmers to increase the production period for the soft fruit. स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरीज तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं। अब लाजिम बात है कि जब इतना सॉफ्ट होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसको भी बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया जाएगा और उसके बाद उसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ ऐसे मेजरमेंट्स किए जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरीज़ की जो 12 वीक पर ईयर जो उसकी प्रोडक्शन पीरियड था उसको रिड्यूस कर दिया गया 6 मंथ्स में। ठीक है, तो पोलीटनल से फार्मर्स उसको 12 वीक्स पर ईयर के बजाय वो 12 वीक्स 6 मंथ्स पर 6 मंथ्स वो उसको प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका आपको पोलीटनल का एडवांटेज मिल गया। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं और फिर ग्रीन हाउसेस और उस पोलीटनल्स दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये देखिए, पोलीटनल आपने एक शेप देखी, वो डिफरेंट शेप्स में भी इसी तरह टनलिंग की जा सकती है ना। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू आर क्रॉप उसने देखें कितने खूबसूरती के साथ उसको कवर किया हुआ है ताकि वो फूड क्रॉप को बचा सके। ठीक है, ये पोलीटनल्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रोथ को बचा सकते हैं। अब ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं? ग्रीन हाउसेस अक्सर आपने कहीं पे आते जाते देखे होंगे कि ये ग्लास से बना हुआ होता है। इसी तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है, बिल्डिंग बनी होती है ग्लास से। ठीक है, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो एक्सट्रीम वेदर से जो है वो बच जाते हैं। जब उसको इस तरह कवर किया जाता है तो एक्सट्रीम वेदर से बच जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउसेस होते हैं। इसको सारी वो कंडीशंस दी जाती हैं, इजीली कंट्रोल की जाती हैं, वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं प्लांट को जो कि नेसेसरी होती हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए। ये ग्लास मटेरियल से एक बिल्डिंग बना दी जाती है, प्रोटेक्ट करता है इसको एक्सट्रीम वेदर से और इसका भी काम प्रोटेक्शन ही है जैसे पोलीटनल्स का काम था। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे जो सन रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रिलीज़ करता है सन,
वो जब आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो कि उन रेडिएशन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और रिमेनिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो एमिट हो जाते, वो रेडिएट बैक हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जो गैसेस इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? वो वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, मीथेन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं, ये ट्रैप हो जाती हैं इनसे, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको वो वार्म रखने में हेल्प करती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगी। हीट जो सन से आ रही है उसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है हमारा कि जो सन से रेज़ आ रही हैं वो रेज़ एब्जॉर्ब करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये एब्जॉर्ब करती हैं जिसकी वजह से वो अर्थ के टेम्परेचर को जो है वो वार्म रखती हैं। लेकिन एक हद से ज़्यादा जब ये इनकी कंसनट्रेशन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होना शुरू हो जाएगी गैसेस की। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो नेचुरल एक मॉडरेट रेट में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है सन से, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। मॉडरेट टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी कि ये नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि चाहिए होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। हम इनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउसेस में जो ग्रीन हाउसेस बिल्ड होंगे उनमें हम कंडीशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड इन द फील्ड। इसके अलावा जो इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कि कैन बी केप्ट डाउन बाय द केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, उस रीजन में जहाँ पे हमने क्रॉप को प्रोड्यूस करवाना है ग्रीन हाउस के अंदर, हम इंसेक्ट और पेस्ट को केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़रिए भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये आपने दोनों चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है और केमिकल जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं उनका क्या काम है। तो हम ग्रीन हाउसेस में इनको भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जो वार्मर रीजन से जो वो प्लांट्स वार्मर रीजन से कूलर रीजन में ग्रो करवाना यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द वार्मर क्लाइमेट इन द कूलर रीजन्स। कूलर रीजन्स में वार्मर क्लाइमेट वाले को हम कूलर रीजन में जो है वो यहाँ पे हम इजीली ग्रो भी करवा सकते हैं। ये भी इसका एडवांटेज हो गया। अब ग्रीन हाउसेस का और पोली टनल्स का दोनों का काम अभी तक आपने यही पढ़ा कि वो प्रोटेक्शन होती है, वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो विंड से प्रोटेक्ट करेंगे, वो रेन से प्रोटेक्ट करेंगे, वो पेस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स और बर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनको हाई प्रोटेक्शन की वजह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दे ऑल्सो प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन विद द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाइल्ड। वो क्रॉस पॉलिनेशन से भी अवॉइड कर देता है उसको। ठीक है, इट इज़ सेफर टू ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हेयर। यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को भी ग्रो करना सेफ होता है। ठीक है, ताकि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता जिसमें फूड को हम क्या करते हैं, फूड के अंदर जो वेरिएशंस लेकर आते हैं, डिफरेंट फूड बनाते हैं उसमें वेरिएशन लेकर आते हैं, उसके डीएनए को चेंज करते हैं, उस डीएनए के अंदर वेरिएशन लेकर आते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ फूड मिल जाते हैं, उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइजेस के आपने फ्रूट्स देखे होंगे। ठीक है, वो जो डिफरेंट जो नेचर से डिफरेंट आपको कलर या शेप या साइज़ नज़र आ रहा होता है, वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ग्रो करवाया जाता है। तो वो भी यहाँ पे सेफ़ है कि यहाँ पे उसको ग्रो करवाया जाए। ठीक है, ये देखें ग्रीन हाउसेस, आप में से अक्सर बच्चों ने ये देखे होंगे कि इस तरह के वो फ्रेमवर्क बना होता है
ग्लास का, और उसके अंदर जो है वो प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए एक एग्जांपल है, एक पिक्चर है ग्रीन हाउसेस की। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो हम प्रोसेस हो रहा होता है ना फोटोसिंथेसिस का, ये उसी की थोड़ी सी कंटिन्यूशन है कि उसके अंदर हमने ये एक आपकी बुक में भी ये उन्होंने बताया कि रेड लाइट यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, ब्लू लाइट भी यूज़ हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम यहाँ पे लाइट को भी, ग्रीन हाउस में लाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं, वाटर को भी, मिनरल को भी, हम हर कंडीशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर रेड लाइट दी जा रही, रेड लाइटनिंग होगी वहाँ पे, तो इट मेक अ प्लांट इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन हो रही होती है, रूट ग्रोथ हो रही होती है, बल्ब डेवलपमेंट हो रही होती है प्लांट में, उसके लिए भी एसेंशियल होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में इन चीज़ों की हमें ज़रूरत, फोटोसिंथेसिस में इनकी ग्रोथ के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो रेड लाइट और ब्लू लाइट यूजुअली यूज़ की जाती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने सिर्फ दो प्रोसेसेस पढ़े, पॉलीटनलिंग और ग्रीन हाउसेस पढ़े। दोनों का काम उसकी प्रोटेक्शन था, वो उसको प्रोटेक्ट करता था हर तरह के इंसेक्ट से, पेस्ट से, और उसको जो है वो बेटर एक एनवायरनमेंट देता था ताकि वो प्लांट को हेल्दी ग्रोथ मिल सके। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होगी, क्रॉप प्रोडक्शन इन्हांस होगी। ठीक है, उसके लिए हमने इन दोनों कंडीशंस को यूज़ किया। और उसके अलावा फिर हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। वो 4-5 चीज़ें जो मैंने कोट कर दी थी, यही हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आ गया कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट प्लांट नीड फॉर हेल्दी ग्रोथ, what is greenhouse, what are the advantages of growing food crop in the greenhouse. These are the simple 3 questions for your assignment. Send this assignment to me. All the questions you can easily find in the lecture, all the answers of these questions easily written in the slides, so you can consult your book as well for these questions. ओके, और बच्चों, अगर कोई भी आप प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सॉल्व करके भेजें मुझे, एंड इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।